हेलो एवरीवन। आज है आपकी जीएसटी की अभ्यास सीरीज की सप्लाई चैप्टर के क्वेश्चनर्स की क्लास नंबर 3rd। और मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि आप ये क्लास 3 जस्ट क्लास 2 के बाद कर लीजिएगा, बिकॉज सारे के सारे कंसेप्ट जो हमने क्लास 2 के अंदर पढ़ाए वही क्लास 3 में भी लगेंगे। और ये आज हमारा सप्लाई के सारे क्वेश्चन आईसीएआई मॉड्यूल के सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आईसीआई मॉड्यूल के आपके जीएसटी में बहुत कम क्वेश्चंस हैं एज कंपैरिजन टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में 200 से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था, 10 पढ़ते हैं। एग्जामिन वेदर द एक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस वुड बी अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2019। आपके लिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछ रहा है कि ये एक्टिविटी हुई है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, आप बताइए सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग ये सप्लाई है या नहीं है। मिस के receive interior decoration service for her residence located at Bandra from Mr. R of Sydney. The amount paid to said service is 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। देखो, आपको हमने एक जगह पढ़ाया हुआ है बहुत ही ज्यादा अच्छे से इंपोर्ट ऑफ सर्विस का। देखो, ये वाला चार्ट हमने आपको पढ़ाया था। इस हिसाब से अगर आप आउट ऑफ इंडिया से, अगर इंडिया में कोई इंपोर्ट हो रहा है ना, सर्विस का इंपोर्ट हो रहा है और उसके लिए कंसिडरेशन अगर पे हुआ है, कंसिडरेशन पे हुआ है मतलब आपने अमाउंट का पेमेंट किया है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, अमाउंट का पेमेंट किया है, तो हमेशा ये सप्लाई होगा और आरसीएम के अंदर टैक्सेबल आएगा। इररिस्पेक्टिव, भाई साहब, इररिस्पेक्टिव आपका ये जो आपने पेमेंट किया या आपने जो भी सर्विस ली थी, वो सर्विस इररिस्पेक्टिव वो सर्विस आपने अपने बिजनेस पर्पस के लिए ली थी या पर्सनल पर्पस के लिए ली थी। ऐसा अगर आपने प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, बट ब्यूटिफिकेशन के लिए हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, या इंटीरियर डेकोरेशन आर्किटेक्ट की सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं, भारत में आउट ऑफ इंडिया ले रहे हैं, भले आप अपना बिजनेस प्रॉपर्टी अपनी कंपनी की आर्किटेक्चर सर्विस लिए हो या अपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में अगर कंसिडरेशन गया है भारत से बाहर, तो भाई साहब सप्लाई होगा ही होगा ऑलवेज। क्लियर? यस सर, ये चीज तो हमें क्लियर हो गई है। तो इसके सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो देखिए सॉल्यूशन क्या कहता है। सॉल्यूशन, सप्लाई अंडर सेक्शन 7 of CGSTX 2017 includes import of service for a consideration, import of service for a consideration, ठीक ठीक है, even if it is not in the course of furtherance of the business। भाई साहब, सप्लाई कहता है कि अगर आपने इंपोर्ट किया है ना, कंसिडरेशन पैसा देकर, पेमेंट करके, पैसा देकर अगर आपने कोई सर्विस ली है, तो चाहे आपके बिजनेस में हो या ना हो, चाहे बिजनेस के लिए किए हो या पर्सनल पर्पस के लिए हो किए हो, हमेशा वो सप्लाई बन जाएगा। इसलिए दस although the import of service for consideration by Miss S is not in the course or furtherance of the business, भले ही उनका जो उन्होंने सर्विस ली है वो बिजनेस के लिए नहीं ली है, फिर भी इट वुड बी अमाउंट टू सप्लाई, फिर भी वो सप्लाई बन जाएगा, क्योंकि इंटीरियर डेकोरेशन की जो इन्होंने सर्विस ली थी वो कहां के लिए अवेल की थी? अपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए अवेल की थी। क्लियर? यस सर, क्लियर है। देखो, आपको ना ये हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का बेनिफिट ये मिलेगा कि जैसे इसमें ऐसा कहीं से भी नहीं होगा कि हाफ पोर्शन ही आपको दिख रहा हो, हाफ पोर्शन पे आपको फैकल्टी दिख रही हो, क्योंकि आपको कंप्लीट स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिलती है और हमने इसका रिजोल्यूशन भी आई फ्रेंडली रखा है। जैसा कि इसके अंदर इनबिल्ट फीचर था तो उसके हिसाब से हमने कर दी तो दिया है कि आपकी आंख पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े, इसलिए आपको मोबाइल के अंदर भी सारे फॉन्ट्स इजीली दिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको होल स्क्रीन की स्क्रीन का होल व्यू मिल रहा है। ओके ओके सर जी। तो मिस एस रिसीव इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस फॉर हर रेसिडेंस लोकेटेड एट बांद्रा मुंबई फॉर फ्रॉम हर ब्रदर मिस्टर वरुण। भैया इस बार फिर से इन्होंने इंपोर्ट तो किया है सर्विस का इन्होंने इंपोर्ट किया है और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए किया है, बिजनेस से नहीं किया है, लेकिन अपने रिलेटिव से किया है। अभी देखिए रिलेटिव मतलब क्या होता है, रिलेटिव से किया है। वरुण रिजाइडिंग इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया होली डिपेंडेंट ऑन मिस एस। भाई साहब, होली डिपेंडेंट रिलेटिव की मीनिंग में आते हैं, लास्ट क्लास में बताया गया, रिपीट नहीं करेंगे। फर्दर मिस एस डिड नॉट पे एनी कंसिडरेशन फॉर द सेड सर्विस। देखिए, कोई कंसिडरेशन उन्होंने पे नहीं किया है, फिर भी इसी 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 आ जाओ मेरे राजा, हाँ ये आ गया। यहाँ पे हमने बताया था आपको ना कि अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पे अगर किसी इंडिपेंडेंट से कर रहे हैं तो सप्लाई नहीं बढ़ेगा,
अगर चाहे आप जिस पर्पज के लिए ले रहे हो सर्विस। लेकिन अगर आपने अपने रिलेटेड पर्सन से, जो आपकी स्पाउस हो गए, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर या ग्रैंड पेरेंट्स जो आप पे डिपेंडेंट हैं, मतलब वो क्या आ गया आपके रिलेटेड पर्सन, और रिलेटेड पर्सन से आपने फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई भी सर्विस ले ली है तो वो सप्लाई बन जाएगी। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट भी अभी आ जाएगा, छोटा सा ट्विस्ट, चलो यहीं पे बताते हैं आपको। ये एक छोटा सा ट्विस्ट आपको और आ जाएगा कि देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है बिजनेस पर्पस के लिए अगर है तो जीएसटी। अगर आपका कोई छोटा भाई है जो बाहर पढ़ रहा है, छोटी सी बात सोचिए, छोटा भाई बाहर पढ़ रहा है और वो अपनी सिस्टर के लिए, अपनी सिस्टर के घर बनाने के लिए आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा था, एक मॉडल दे देता है, तो भाई आपका रिलेटेड भी है, रिलेटिव है, फिर भी आपके घर बनाने के लिए अगर आपको एक नक्शा बना के इसने दे दिया, तो क्या यहाँ जीएसटी लगना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। इसीलिए कहा गया अगर आपका रिलेटेड पर्सन आपको फ्री में सर्विसेज देता है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, लेकिन अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए दे रहा है तो ही जीएसटी की मीनिंग में सप्लाई आएगा, सप्लाई बनेगा और जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर वो आपको इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस नहीं दे रहा, पर्सनल पर्पस के लिए कोई सर्विस दे रहा है, आपका रिलेटेड पर्सन पर्सनल नेचर की कोई सर्विस दे रहा है जो आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो वहां पे सप्लाई की बात नहीं की जाएगी। बहुत माइनर माइनर डिफरेंस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सेंसिटिविटी कुछ ज्यादा ही है टैबलेट की यार, घूम जा रहा है सब कुछ। आओ बाबू, देखो यहाँ क्या लिखा है, जो मिस एस थी वो रिसीव के इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस अपने भाई से उन्होंने ले लिया है, एक अपने घर को बनाने के लिए इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस। ठीक ठीक है। अब वो जो वरुण था ना, वो सिडनी में रहता था, ऑस्ट्रेलिया से था, डिपेंडेंट था, रिलेटिव की मीनिंग में तो आ गया, रिलेटिव से फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस ली, लेकिन किस ले ली? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ले ली। तो क्या मिस सी डिड नॉट पे एनी कंसिडरेशन फॉर द सेड सर्विस, कुछ भी पेमेंट नहीं किया तो सप्लाई बनेगा? सर सप्लाई बिल्कुल भी यहाँ नहीं बनेगा। लेकिन यही पूछता है, विल योर आंसर चेंज इफ द अबव केस, इफ मिस एस सॉरी हैज टेकन इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस विद रिगार्ड हर बिजनेस प्रीमाइसेस एंड नॉट फॉर अ रेसिडेंस। अगर वो बिजनेस प्रीमाइसेस के लिए ले लेती ना, तो सर यहाँ इसको सप्लाई बना देते और यहाँ पे जीएसटी की बात की जाती। ठीक ठीक है सर जी। आइए अब इसको हम आपका सॉल्यूशंस को भी पढ़ा देते हैं। देखो देखो बच्चों, देखो शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट स्टिपुलेटेड दैट above stipulate that import of service by a taxable person from a related person located outside India without consideration is treated supply if supply तभी कहेंगे यदि it is provided in the course or furtherance of the business। अगर हमने, देखो यहाँ पे लिखा है, अगर रिलेटेड पर्सन से हमको कोई सर्विस मिली जो कि मेरा आउट ऑफ इंडिया है, उसको सप्लाई तभी कहेंगे अगर 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 वो प्रोवाइड किया जाता है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। ठीक ठीक है। अब बताया गया रिलेटेड पर्सन की मीनिंग में क्या आता है, इफ दे आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली के मेंबर हो। फर्दर एज पर सेक्शन 249 सी जीएसटी एक्ट 2070 फैमिली मींस द स्पाउस चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन, ठीक है, द पेरेंट ग्रैंड पेरेंट ब्रदर सिस्टर ऑफ द पर्सन, इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन। क्लास नंबर 2 में हमने दिखाया था, अगर वो डिपेंडेंट नहीं है, मान लीजिए आपकी सिस्टर या आपका ब्रदर इंडिपेंडेंट आर्किटेक्ट होता, वहां पे आर्किटेक्चर का वर्क कर रहा होता, तो वो आपका ब्रदर होते हुए भी अगर आप पे डिपेंडेंट नहीं है तो आप पे रिलेटिव की मीनिंग में नहीं आता है। इज इट क्लियर? यस सर जी, क्लियर है। इन द गिवन केस, यहाँ पे आप क्वेश्चन पॉइंट लिख सकते हैं और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। इन द गिवन केस मिस एस has received interior decoration service from her brother in a view of section 249 above, Miss S and her brother shall be considered as related। भाई उसका भाई बहन ये दोनों रिलेटेड तो हो गए क्योंकि भाई डिपेंडेंट था, लेकिन ब्रदर इज होली डिपेंडेंट, लेकिन however Miss S has taken interior decoration service for her residence and not in the course of furtherance of the business। अपने घर के लिए लिया है भाई, बिजनेस के लिए नहीं लिया है। consequently service provided by Miss S brother to her would not be treated as supply under section 7 read with schedule 1 of CGST Act। इसलिए उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर इसी केस में जो एस थी वो टेक इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस विद रिगार्ड टू हर बिजनेस प्रीमाइसेस, अगर वो अपने ऑफिस या फैक्ट्री के लिए इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस ले लेती तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय मिस एस ब्रदर्स, जो उनका वरुण भाई ने जो उनको सर्विस दिया था, वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट रीड विद शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। क्लियर? यस सर, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आना है क्या? पढ़ा दो सर जी, आओ बाबू तुम्हें पढ़ाएं। आज हम एक नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज अमाउंट टू कंपनी कंपोजिट सप्लाई। सॉरी, ये पूछ रहा है भैया कंपोजिट सप्लाई है कि मिक्स सप्लाई है। अब देखिए, चलो यहीं पहले पढ़ा देते हैं।
A hotel provided 4-day 3-night package whether the facility of breakfast and dinner is provided along with the room accommodation। तो सर ये तो कंपोजिट सप्लाई होता है। कैसे? आपको क्लास 2 में पढ़ाया हुआ है। ये देखिए क्लास 2 की बातें यहाँ फिर से करते हैं। सर हमने बताया था सप्लाई में इन कंजंक्शन विथ ईच अदर जो कि नेचुरली बंडल होते हैं, नेचुरली बंडल्ड है, जो कि नेचुरली बंडल्ड होते हैं वो कंपोजिट सप्लाई में आते हैं। जैसे मोबाइल को चार्जर के साथ जनरल बिजनेस प्रैक्टिस में एक्सपेक्ट किया जाता है। अगर आप होटल की बुकिंग कर रहे होते तो आपको जनरली दिखा जाता हो विथ ब्रेकफास्ट 50 रुपीज ऐड करिए ब्रेकफास्ट के साथ। आपको जनरली एक्सपेक्टेशन होती है कि रेसिडेंट आप जिस एकोमोडेशन में रह रहे हैं, जहां आप होटल में जा रहे हैं, आपको होटल के साथ ब्रेकफास्ट फ्री में या ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री में प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जनरल बिजनेस प्रैक्टिस है होटल बिजनेस की, इसलिए ये नेचुरली बंडल्ड है, इसलिए इसको कंपोजिट सप्लाई कहा जाता है। और मिक्स्ड सप्लाई के लिए हमने पूरा आपको ये एक अच्छे से गिफ्ट पैक का उदाहरण देके भी बताया था। तो यहाँ पे अगर 4 डे 3 नाइट का आ गया, 4 डे 3 नाइट का ये जो पैकेज है ना, वेदर इन द फैसिलिटी ऑफ ब्रेकफास्ट एंड डिनर प्रोवाइडेड अलोंग विद रूम एकोमोडेशन, दैट इज कंपोजिट सप्लाई। क्या है ये सर? ये कंपोजिट सप्लाई है। क्लियर? यस सर क्लियर है। आइए सॉल्यूशन भी पढ़ा दें आपको। देखो अंडर कंपोजिट सप्लाई 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ आर नेचुरली बंडल्ड। ये देखो नेचुरली बंडल्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको हाईलाइट करके रखिए। आपके इस टाइप के सॉल्यूशन में जहां कंपोजिट और मिक्स की बात हो वहां नेचुरली बंडल्ड आना ही चाहिए। एंड सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई। भैया ऐसे दो चीजें होती हैं जो नेचुरली बंडल है और एक दूसरे के साथ सप्लाई की जाती है, जिसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई है। आपके इस सॉल्यूशन में प्रिंसिपल सप्लाई क्या था? आपका होटल के रूम में रहने की व्यवस्था देना, और उसके ये प्रिंसिपल सप्लाई हो जाएगा, और दूसरी सप्लाई ब्रेकफास्ट देना हो जाएगा। ठीक, सिंस सप्लाई ब्रेकफास्ट एंड डिनर विद द एकोमोडेशन इन द होटल आर नेचुरली बंडल्ड, सेड सप्लाईज क्वालिफाई एज कंपोजिट सप्लाई, इसलिए कंपोजिट सप्लाई के मीनिंग में आ जाएंगे। क्लियर बाबू? जीएसटी आपके बुक के अकॉर्डिंग बहुत इजी है, कोई बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो टूथपेस्ट कंपनी हैज ऑफर्ड अ स्कीम ऑफ फ्री सोप अलोंग विद द टूथपेस्ट। सर जी आप कितनी बार टूथपेस्ट के साथ अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट किए हैं कि आपको वो एक नहाने का साबुन भी देगा, कि सोप भी आपको दे देगा? कभी आपने एक्सपेक्ट किया है टूथपेस्ट के साथ वो आपको नहाने के लिए साबुन भी दे, सोप भी प्रोवाइड करे? ऐसा नहीं है। तो इसको क्या कहा जाता है? मिक्स्ड सप्लाई। आपने बहुत बार देखा होगा टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश दे रहे हैं, या फिर इसके साथ हैंड सैनिटाइजर, उसके साथ मच्छर मारने की दवाई एंड ऑल दैट चीजें। ये कंपनियां क्या करती है? एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके दोनों के प्रोडक्ट को ज्यादा सेल बूस्ट करने की कोशिश करती है, तो वो सब मिक्स सप्लाई में आता है। ठीक ठीक है। देखिए सिंस सप्लाई ऑफ सोप अलोंग विद द टूथपेस्ट आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, सर ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है, सेट सप्लाई डू नॉट क्वालिफाई एज कंपोजिट सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई नहीं है, उसको कौन सी सप्लाई है वो? सर वो सप्लाई है मिक्स्ड सप्लाई। क्लियर हो रहा है? हाँ सर जी हमें तो क्लियर हो रहा है। अब देखो नया क्वेश्चन, दमदम दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स हैज सोल्ड द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम टू अकबर रिटेल स्टोर। रेफ्रिजरेटर खरीद लिया भैया, 18% टैक्स लगता है रेफ्रिजरेटर के ऊपर। उसने एक स्टेबलाइजर भी खरीद लिया जिसपे 12% का टैक्स लगता है। एलईडी का टेलीविजन भी खरीद लिया, उस पर 12% टैक्स रेट लगता है। स्प्लिट एयर कंडीशन खरीद लिया, उस पर 28% का टैक्स रेट लगता है। और स्टेबलाइजर ऑफ एयर कंडीशन खरीद लिया, उस पर 12% का टैक्स रेट लगता है। दमदम इलेक्ट्रॉनिक हैज रिसीव्ड अ सिंगल इनवॉइस, एक सिंगल इनवॉइस, सॉरी हैज रिसीव्ड नहीं, हैज इशूड है। एक दमदम इलेक्ट्रॉनिक ने क्या किया? एक सिंगल इनवॉइस दे दी जिसमें 1 2 3 4 5 पांचों आइटम का प्राइस लिख दिया और उसके ऊपर पांचों आइटम का टैक्स लगा दिया। ठीक, इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ एबव आइटम सेपरेटली एट द सेम, कि इसका क्या प्राइस है, 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 ये इंडिकेट किया। अकबर स्टोर हैज गिवन अ सिंगल चेक ऑफ ₹1,00,000। अकबर स्टोर जो दमदम वाले को, जो परचेजर था, परचेजर ने एक सिंगल चेक दिया 1 लाख रुपए का फॉर ऑल द आइटम एज अ कंपोजिट डिस्काउंट, एज अ कंपोजिट डिस्काउंटेड प्राइस, स्टेट द टाइप ऑफ सप्लाई एंड टैक्स रेट एप्लीकेबल इन दिस। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि आईपीसीसी लेवल पे, आपके इंटरमीडिएट लेवल पे आपको ये कंफ्यूजन दे सकता है। देखिए हमारे पास कहीं कोई मॉल वॉल की फोटो है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर कोई मॉल की फोटो नहीं है तो हम लगाएंगे भी नहीं, क्योंकि आप लोग बड़े हो चुके हैं। आपको हम डायरेक्ट ऐसे ही समझा देंगे। कैसे समझा देंगे सर जी? आइए क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ गया? ओके आइए हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। देखो आप गए हो एक मॉल के अंदर, ठीक ठीक है सर जी। अब आप वहां पे मान लीजिए
ब्रेड ले रहे हैं, कोई मिक्सर भी ले रहे हैं, मिक्सर पे 18% का टैक्स रेट है, ठीक है। आप ब्रेड ले रहे हैं, आप पोटैटोज भी ले रहे हैं, आप मॉल में गए ना तो पोटैटोज भी ले रहे हैं या टोमेटोज भी ले रहे हैं, आप इस पे जो निल रेट का है इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है, ठीक ठीक है सर जी। आपने बुक्स भी ले ली सर, बुक्स भी ले ली, बुक्स पे भी सर जीएसटी की कोई बात नहीं की जाती है। इस तरीके से आपने वेरियस आइटम लिए, उसी मॉल के अंदर से आपने टी शर्ट भी ले ली, समझो टी शर्ट भी ले ली, ठीक है। और वो एक कंपोजिट प्राइस आपका आया 18,000 रुपए का। तो क्या आपने प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी देखा है कि मॉल वाला कहता है भाई साहब इस 18,000 रुपए पे ये पोटैटोज टैक्स फ्री थे, इससे क्या मतलब है, टोमेटोज टैक्स फ्री थे, बुक्स पे कोई टैक्स नहीं लगता था, टी शर्ट पे 18% का टैक्स रेट लगता है, तो 18,000 रुपए पे हम 18% का टैक्स लेंगे। सर ऐसा कहीं पे भी आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कहीं पे भी नहीं देखा होगा, ठीक ठीक है सर जी। एक्चुअल में क्या होता है कि आपको ये छूट दी जाती है, ये एक बिजनेस, मुझे लग रहा था गलत पेन उठी है, बिजनेस प्रैक्टिस में होता है कि अगर एक ही शॉप से वेरियस आइटम्स लिए गए हैं और हर आइटम के लिए सेपरेटली प्राइस चार्ज किया गया है, सेपरेट प्राइस हर आइटम के लिए चार्ज किया गया है, तो इट डजंट अमाउंट ऑफ कंपोजिट सप्लाई, तो इसको कंपोजिट सप्लाई नहीं कहते हैं। अगर देखो अगर ऐसा कंपोजिट सप्लाई कहने लगते तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती, ब्रेड के लिए अलग बिल जा रहा है, मिक्सर के लिए अलग जा रहा है, पोटैटो के लिए अलग, मतलब अगर आपने 100 आइटम ले लिए तो वो 100 तरह के पन्ने से आपको बिल दे रहा है। यहाँ हम कह रहे हैं पेपर रिड्यूस करो, पेपर को हटाओ। एंड इवन मैंने एक अभी रिसेंट में प्लांटेशन का जो स्टार्ट किया है, आपको लिंक मिल जाएगा इसके नीचे, उसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। छोड़ो रहो, पेपर को हटाना है तो क्या अब मॉल वाला आदमी अगर आपने 100 आइटम ले लिए तो 100 बिल्स देगा? ऐसा नहीं होता सर, वो एक कंसोलिडेटेड बिल बनाता है, आपको जितने भी आइटम्स आपने परचेज किए उसके लिए एक बिल बनाता है, लेकिन हर एक आइटम का सेपरेट प्राइस होता है। मिक्स्ड सप्लाई में क्या होता था, देखो मिक्स्ड सप्लाई क्या होता था, देखिए मिक्स्ड सप्लाई में आप 5 आइटम ले रहे हैं एग्जांपल के लिए, और इन 5 आइटम्स का सिंगल प्राइस होता था, सिंगल प्राइस होता था, एग्रीगेट प्राइस होता था कि भैया ये 5 तरीके की जूस, चॉकलेट, फ्रूट्स एंड नट्स एंड कुछ टेडी बियर्स, टी शर्ट वगैरह एक साथ सिंगल प्राइस ₹1000 के मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिंगल प्राइस वाली चीज आप नहीं ले रहे, यहाँ पे आपका हर आइटम की प्राइस अलग अलग है, बस आप एक ही बिल में सब इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा और इस पे हाईएस्ट वाले आइटम का रेट लगेगा, ये सब अपने इंडिविजुअल रेट से ही टैक्सेबल होंगे। क्लियर है? यस सर क्लियर है, ये सब अपने इंडिविजुअल रेट से ही टैक्सेबल होंगे, ठीक ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ भाई साहब को, 18% वाला रेफ्रिजरेटर, 12% वाला स्टेबलाइजर, एलईडी 12% वाली, स्प्लिट एयर कंडीशन 28% वाले, स्टेबलाइजर एयर कंडीशन 12% वाला, ये सब अपने अपने रेट से जाएंगे और अपने अपने इंडिविजुअल टैक्स रेट से ही इनके ऊपर जीएसटी लगेगा। दूसरी बात आपको यहाँ कंफ्यूज करेगा, उसको लिए आप यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन, सिंगल डिस्काउंट मिला है 1 लाख रुपए का, सॉरी डिस्काउंट मिला है कंपोजिट और टोटल पेमेंट एक साथ 1 लाख रुपए की हुई है। सर कंपोजिट डिस्काउंट मिला है, कंपोजिट प्राइस चार्ज नहीं किया गया है। 5 मैंने क्या बताया, 5 अलग अलग कमोडिटीज का कंपोजिट प्राइस अगर लेते ना, कंपोजिट सिंगल प्राइस अगर हम लेते तो वहां मिक्स सप्लाई की बात होती है, लेकिन यहाँ कंपोजिट डिस्काउंट दिया गया है। अगेन मान लीजिए आप मॉल में ही गए और वहां पे आपको 18,000 रुपए का क्या हुआ सामान था, उसने कहा सर आज ऑफर चल रहा है 10% डिस्काउंट आपको देते हैं, 1800 का डिस्काउंट दे देते हैं, तो ये 1800 का डिस्काउंट आपको एक कंपोजिट ओवरऑल वैल्यू पे जो डिस्काउंट मिल गया है ना, इससे कंपोजिट सप्लाई नहीं बन जाता है, क्योंकि ये सिंगल रेट नहीं चार्ज हुआ है, सिंगल कंपोजिट डिस्काउंट मिला है, ना कि सारे के सारे कमोडिटीज के लिए सिंगल प्राइस चार्ज हुआ है। इज इट क्लियर? यस सर क्लियर है। आप इसको एक बार और फिर से पढ़िएगा और अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ठीक है सर जी। तो यहाँ पे अकबर रिटेल ने कंपोजिट डिस्काउंटेड प्राइस पे किया है, लेकिन सबका अलग अलग प्राइस है, सबका अलग अलग रेट है, इसलिए इसको विच टाइप ऑफ सप्लाई, ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है और ना ही ये मिक्स सप्लाई है, ठीक। द टैक्स रेट एप्लीकेबल इन दिस केस, इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे उसका एप्लीकेबल, जैसे स्प्लिट एसी पे 12%, स्टेबलाइज 28%, सॉरी स्प्लिट एसी पे 28%, स्टेबलाइजर पे 12% लगेगा, एलईडी टेलीविजन पे 12%, रेफ्रिजरेटर पे 18% और इस वाले स्टेबलाइजर पे 12% का जीएसटी लगेगा। क्लियर? यस सर क्लियर है। अब दमदम जी को पढ़ भी लेते हैं। देखो इन द गिवन केस सप्लायर, in the given case the items supplied by Damdam Electronics are not naturally bundled। सर जी ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है, क्यों नहीं आप इस बात को समझ रहे हैं? सर जी तो समझ रहे हैं, सर जी के बच्चे भी अब समझ जाएं, नेचुरली बंडल्ड नहीं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कोई टीवी और एसी एक साथ नहीं खरीदता है बाबू, और फ्रिज भी, ठीक ठीक है।
देयरफॉर सच सप्लाई इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई, इसलिए इसको कंपोजिट सप्लाई नहीं कहा जाएगा। फर्दर अब आपके माइंड में क्या आता है ना, या तो कंपोजिट होगा या तो मिक्स होगा। अब आप कहते हैं कंपोजिट नहीं है तो आप लोग सोचते हैं मिक्स होगा और हाईएस्ट रेट से जीएसटी लगा देते हैं, जो नहीं करना है बाबू। अभ्यास से रीच कर रहे हो तो आपको ये सब गलतियों से बचना है। फर्दर, although Akbar retail store has paid a composite discounted price for these goods, दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स हैज नॉट चार्ज अ सिंगल प्राइस फॉर द सेट सप्लाई। भले ही उसको देखो 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 देखो, भले ही वो पेड कर रहा है कंपोजिट डिस्काउंटेड प्राइस, लेकिन दमदम ने क्या सिंगल प्राइस लिया था? नहीं सर, इंडिविजुअल इंडिविजुअल गुड्स का इंडिविजुअल प्राइस और टैक्स रेट लिख के दिया था। ठीक, देयरफॉर सेट सप्लाई इज आल्सो नॉट अ मिक्स सप्लाई, इसलिए मिक्स सप्लाई भी नहीं है। सप्लाई ऑफ दीज गुड्स इज देयरफॉर सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल आइटम विच आर टैक्सेबल एट द रिस्पेक्टिव रेट्स एप्लीकेबल टू देम। जो इंडिविजुअल आइटम की सप्लाई मानी जाएगा और उसके ऊपर जो इंडिविजुअल उसका टैक्स रेट लगता है, जैसे एलईडी पे 12% है, एसी पे 28% है, तो उसी रेट से टैक्सेबल होगा। इज इट क्लियर? यस सर जी, हमें तो समझ आ ही गया है अब। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लीजिए क्या? आइए सर जी दिखा देते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को भी अभी। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे करता है कि एम अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ दिल्ली, ठीक है भाई साहब, यहाँ पे ये एम है जो दिल्ली का रजिस्टर्ड सप्लायर है, हैज सप्लाइड 20,000 पैकेज एट द रेट 30 ईच टू एम गिफ्ट शॉप इन पंजाब। भाई साहब दिल्ली वाले ने ना पंजाब वाले को, पंजाब नेशनल बैंक क्यों लिख दिए, चलो कोई बात नहीं, पंजाब वाले को 20,000 रुपीज ईच बॉक्स का, एक बॉक्स का, सॉरी 20,000 बॉक्स, ईच बॉक्स का 30 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपीज का यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक, यहाँ पे लगेगा आईजीएसटी क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल गया है। ठीक है सर जी। ईच पैकेज कंसिस्ट 2 चॉकलेट, 2 फ्रूट जूस एंड अ पैकेट ऑफ टॉय बलून्स। आप बताओ क्या सर जी ये एक पैकेट सिंगल प्राइस 30 रुपीज जो है, चलो यहाँ पे लिखते हैं 30 रुपीज सिंगल प्राइस चार्ज हो रहा है। एक प्रोडक्ट जो है आपका चॉकलेट, दूसरा प्रोडक्ट जो है आपका बलून और तीसरा प्रोडक्ट जो है आपका जूस। क्या ये चॉकलेट, बलून और जूस नेचुरली बंडल्ड है? जी नहीं सर, ये मिक्स्ड सप्लाई है क्योंकि 3 आइटम्स के लिए इंडिविजुअल अलग अलग प्राइस चार्ज नहीं हुआ है। 3 आइटम के लिए एक कंसोलिडेटेड प्राइस 30 रुपीज चार्ज हुए हैं। तो इस ऐसा नेचर अगर आए तो इसको क्या कहते हैं? मिक्स्ड सप्लाई कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड सप्लाई कहते हैं। Determine the rates of GST applicable in the above case, assuming that the rate of GST is as under। और जब भी मिक्स्ड सप्लाई होता है सर जी, हाँ जब भी मिक्स सप्लाई होता है तो हाईएस्ट रेट अट्रैक्ट होता है और पूरे के पूरे पैकेज को हाईएस्ट रेट लग जाता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे चॉकलेट पे 18% टैक्स है, फ्रूट जूस पे 12% टैक्स है और टॉय बलून पे 5% टैक्स है। तो जब ये पूरे एक पैकेट में अंदर आ गया ना और ये पैकेट की कॉस्ट आ गई 30 रुपए, तो इस 30 रुपए के ऊपर जीएसटी हाईएस्ट वाला रेट अट्रैक्ट करेगा, मतलब 30 रुपीज पे 18% के रेट से जीएसटी लग जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में जो 6 लाख रुपए है इसके ऊपर 18% के रेट से आईजीएसटी लग जाएगा। ठीक, ठीक है सर जी। आइए अब आपको इसको हम पढ़ा भी देते हैं अपने सॉल्यूशन से। स्पीड तेज लग रही होगी, कोई बात नहीं है, आप लोग पहले पढ़े हुए एक बार इसको। एज पर सेक्शन 247 247 to 74 of CGST Act 2070, a mixed supply means 2 or more individual supplies of goods or services or any combination thereof made in conjunction with each other by a taxable person for a single price where such supply does not constitute a composite supply। मतलब भाई साहब अगर कोई कंपोजिट सप्लाई वाली चीज नहीं है, मोबाइल के साथ चार्जर नहीं है सर जी, नहीं है मतलब नहीं है, ठीक है, मोबाइल के साथ चार्जर नहीं है, आप जबरदस्ती की 3 चीजों को ले लिए, चॉकलेट को ले लिए, बलून को ले लिए, जूस को ले लिए, इसको एक प्राइस सिंगल प्राइस के लिए बेच रहे हो तो भाई साहब मिक्स सप्लाई मिक्स सप्लाई मिक्स सप्लाई। ठीक है सर जी, समझ गए। अब तो रात में भी नहीं भूलेंगे, सपने में भी सोएंगे तो आपके ये डायलॉग से याद आएंगे। ओके, सप्लाई ऑफ पैकेज containing chocolate, fruit juice bottle and packet of toy balloons is mixed supply as each of these item can be supplied separately। ये लोग separately बेचे जा सकते हैं and it is not dependent on each other, एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है तीनों प्रोडक्ट। ठीक, further as per section 8B of CGST Act 2070, the mixed supply is treated as supply of that particular supply which attract the highest rate of tax। Thus in the given case supply of package in is treated as supply of chocolate। ठीक, ठीक है सर जी। एंड द रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल टू द पैकेज 6 लाख का ऊपर 18% के रेट से आईजीएसटी लग जाएगा, क्योंकि सर बलून का रेट लगेगा जो हाईएस्ट था, मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट अट्रैक्ट होता है। ठीक, ठीक है। एक छोटी सी कहानी आपको और यहाँ पढ़ा देते हैं। अगर मान लो ये आपने ना पार्टी ऑर्गेनाइज की होती, ठीक है, पार्टी ऑर्गेनाइज की होती और आप बोलते भाई साहब 1 लाख रुपया पार्टी ऑर्गेनाइज करने का हमसे ले लेना और आप ना इसके अंदर आके यहाँ पे बलून्स भी लगा देना, प्लस देखो बलून्स जो 5% टैक्स रेट थे, ठीक है, कुछ जूसेस भी दे देना, यहाँ पे बलून और जूस भी आप ले आना
और डेकोरेशन, बलून लगा देना, जूसेस लगा देना और इससे आप डेकोरेशन कर देना, 1 लाख रुपए ले लेना। तो भाई साहब पता है आपको 1 लाख रुपए क्या होता है? आपका डेकोरेशन सर्विस होती है। आपका 1 लाख रुपए क्या होता है? डेकोरेशन सर्विस प्रोवाइड होती, और इस डेकोरेशन सर्विस पे 18% का टैक्स रेट लेता, क्योंकि आपने एक सिंगल प्राइस दिया है डेकोरेशन के लिए। डेकोरेशन में बलून लगाना इंक्लूड था, इससे ये मतलब नहीं कि बलून का 5% रेट हम देखेंगे, ना ना, आपने डेकोरेशन के लिए कहा, वो बलून अपने घर से लेके आया, कोई बात नहीं है, आपका पूरा 1 लाख पे 18% का टैक्स रेट लगेगा। अगर ये बात समझ में आई तो वेल एंड गुड है, नहीं आई तो इग्नोर कर दीजिएगा। क्लियर सर जी? क्रिस्टल क्लियर है। आइए पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। किस पे सर? 14 क्वेश्चन पे। यहां आपसे बोल रहा है गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन हरियाणा इज इंगेज्ड इन द प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विस फॉर हैवी स्टील मशीनरी। ये सर्विसेज कौन सी देता है? याद रखना, आपको इतनी ज्यादा डेटा में कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब इतनी ज्यादा अगर बातें लिखी उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक सर्विस प्रोवाइडर है जो रिपेयर सर्विसेज देता है, सीधी बात, रिपेयरिंग की सर्विसेज देता है, ठीक है सर। और ये रजिस्टर्ड कहां पे है सर? हरियाणा का आदमी है, हरियाणवी भाई है ये अपना। ओके सर जी। फॉर कैरिंग आउट द रिपेयर वर्क, गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड सेंड्स इट्स कंटेनर ट्रक इक्विप्ड with item like repair equipment, consumables, tools, parts, etc. from Haryana workshop to its own repairing centers registered under GST law located in other states across India where the client machinery are being brought are to be being repaired। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि ये जो कैरिंग आउट करता है ना अपना रिपेयर काम, इसके लिए इसने एक रिपेयर वर्क के लिए एक ट्रक रखा हुआ है, और उस ट्रक के अंदर क्या है? रिपेयर आइटम्स हैं, जैसे रिपेयर इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल, टूल, पार्ट्स। मतलब जैसे कि सर ये एक, अरे सर कितना बड़ा हो गया सर, ये तो आपका ट्रक गायब हो गया सर, कहाँ पहुंच गए? देखो बेटा, ट्रक की बात आई, ट्रक चल के किसी और पेज पे पहुंच गया था। अरे हाँ, ये रहा, ठीक है। देखिए जैसे ये एक ट्रक है ना आपका, तो इसने क्या बोला कि भाई साहब ये आपको ना ट्रक तो दे रहा है, ये आपको ट्रक दे रहा है, ठीक है। ट्रक के साथ साथ कुछ इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जो कि टूल्स यूज किस में होते हैं? जो कि टूल्स यूज होते हैं रिपेयर के लिए। इसके अंदर कुछ कंज्यूमेबल्स भी रखे होंगे, अरे मशीन ऑयल रखा होगा, ओवर ऑयलिंग के लिए जितनी भी चीजें होती है वो रखा होगा, नट बोल्ट खोलने के लिए इसने सामान रखे होंगे। तो ये सारे के सारे जो इससे अटैच है ना इस व्हीकल से, ये सब कुछ एक साथ जा रहा है कहाँ? पूरे इंडिया में। चूंकि ये हरियाणा में रजिस्टर्ड है, बट ये भाई साहब ना पूरे के पूरे इंडिया में वर्क करते हैं, पूरे के पूरे इंडिया में वर्क करते हैं। और इनका काम क्या है? जरा देखो तो, देखो किसको? ये स्टील मशीनरी को रिपेयर करते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन में एक बार आए, आपको भारत का अगेन डायग्राम बना के बताएं, तो हमने क्या बताया था कि सर अगर ये हरियाणा के हैं, देखो यहाँ पे ये, अगर ये हरियाणा के हैं और हरियाणा के बाद ये मान लो राजस्थान, गुजरात, कहीं से भी इनकी, जैसे महाराष्ट्र लेते हैं, यहाँ पे इनकी खुद की ओन इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन स्टेट चेंज होने के बाद इनका पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होगा, और ये दोनों स्टेट क्या हो जाएगी? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। और हमने पढ़ा था कि डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन में अगर अगर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को हम कोई भी सामान फ्री ऑफ कॉस्ट भी बेचते तो भी वो सप्लाई की मीनिंग में आता है। याद है? फ्री ऑफ कॉस्ट भी बेचते तो भी सप्लाई की मीनिंग में आता है। अब यहाँ बात हुई कि सर जब आपने अपना ये ट्रक भेजा, ट्रक महाराष्ट्र में किसी मशीन का रिपेयर करना था, ठीक, तो भाई साहब यहाँ से एक ट्रक चला, चुचुक 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 चुचुक, ट्रक आया आपका महाराष्ट्र में। अब ये बताइए कि सर एक बात बताइए, हरियाणा से महाराष्ट्र जब ये ट्रक आया, तो क्या ट्रक एक मूवेबल प्रॉपर्टी है? क्या ये, इसको हम क्या बोले कि सर ट्रक सप्लाई किया गया है? तो यहाँ पे लॉ मेकर्स ने सीधी बात कही, लॉ मेकर्स बोलते भाई साहब ये जो मूवमेंट है ना, इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस ट्रक को, ये ट्रक रिपेयर वर्क के लिए आया था, ये ट्रक तो रिपेयर वर्क के लिए आया था, इस ट्रक की फर्दर सप्लाई नहीं करनी है, इस ट्रक को फर्दर सप्लाई नहीं करनी, बेचना तो है नहीं, ये ट्रक आया रिपेयर का काम करने के लिए। तो इस ट्रक का एक डीम डिस्टिंक्ट से दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन तक जाना, मेरे एक स्टेट की ब्रांच से दूसरे स्टेट की ब्रांच तक जाना, ये कहीं से सप्लाई की मीनिंग में नहीं आता है। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ रहे थे, ठीक ठीक है। तो अभी तक इन्होंने बताया कि भाई साहब ये क्या करते हैं, अपना ये वाला जो गुड्स है ना, इसको जिसमें कंज्यूमेबल्स लगे हैं या जो अदर इक्विपमेंट्स लगे हैं, ये अपनी हरियाणा से अदर लोकेशंस पे अक्रॉस द इंडिया भेजते रहते हैं, ठीक। डिस्कस द लिवेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ ट्रक। मतलब हमारे एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि हरियाणा से हम महाराष्ट्र लेके ट्रक को चले गए थे, फ्रॉम द वर्कशॉप ऑफ गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड इन हरियाणा टू इट्स ओन रिपेयरिंग सेंटर लोकेटेड इन अदर स्टेट अक्रॉस इंडिया। हमारे ओन स्टेट में अगर हम कोई भी गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट बेचते हैं तो सप्लाई की मीनिंग में आता है और जीएसटी देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको सप्लाई की मीनिंग से बाहर रखा गया इस ट्रक को,
क्योंकि याद रखो ओ बाबू, इधर 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 देख लो, ध्यान ध्यान कृपया करके इधर ध्यान दें। क्योंकि ट्रक की फर्दर सप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ट्रक की फर्दर सप्लाई नहीं करनी है इसलिए। ठीक ठीक है सर जी। आइए अब आपको पढ़ा देते हैं इसको सॉल्यूशन को। एज पर सेक्शन 24(5) पर्सन हु हैड ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन वेयर इन वन स्टेट और यूटी, आप एक से ज्यादा स्टेट्स में हो, यूटी में हो, मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, shall in respect of each such a registration the treat be treated as distinct person। अच्छा सर, स्टेट और यूटी की जब बात आ गई है, क्या आपको पता है कि अब कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज आपके हो चुके हैं? अब करंटली मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, चलिए। आपके पास 28 स्टेट है जीएसटी के नजरिए से, और उसके बाद आपकी टोटल 8 यूटीज होती है, यूनियन टेरिटरीज। लेकिन इसमें से 3 यूटी ऐसी है जिसको डीम्ड स्टेट का दर्जा दिया गया है, जो कि डीम्ड स्टेट में आती है, मतलब वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, लेकिन जो रिमेनिंग 5 यूटी बनी वहां यूटी जीएसटी जाता है। क्लियर सर? क्लियर है, चलो। शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट स्पेसिफाइज सिचुएशन वेयर एक्टिविटीज आर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई। शेड्यूल 1 तो बताता है सप्लाई क्या होता है, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। भैया विदाउट कंसिडरेशन भी अगर आप कुछ एक्टिविटी की हो तो उसको सप्लाई बताता है कौन? शेड्यूल 1। तो उसके हिसाब से तो सर ट्रक का एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक डिम डिस्टिंक्ट में ट्रांसफर होना हमारा सप्लाई बन जाता है। लेकिन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 वर्ड made in the course or furtherance of the business in one of such activity included in schedule 1 और under 2। चलो इस पैराग्राफ का रिलेवेंस हटाइए, यहां से पढ़ते हैं। However, in view of the GST Council recommendation, यहाँ पे हमारी ना जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी, क्योंकि इससे तो बहुत मतलब यार सोचो, 20 लाख रुपए का ट्रक है, उसके ऊपर जीएसटी देते फिर हम। ठीक, तो यहाँ पे भैया जीएसटी काउंसिल को ये प्रॉब्लम समझ में आई इस इंडस्ट्री की, और उसने फिर अपनी रिकमेंडेशन दी। रिकमेंडेशन देते हुए भैया जीएसटी काउंसिल बोलती है कि इट हैज बीन क्लैरिफाइड, उसने क्लैरिफाई किया है दैट इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस between distinct person as specified under section 25(4) not involving further supply of such conveyance। भैया जो डिफरेंट टाइप के कन्वेंस, जो वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस हैं, चाहे आपका ट्रक है, बस है, गाड़ी है, बैलगाड़ी है, सॉरी बैलगाड़ी मजाक कर रहा हूं मैं, ये सब जो भी है, भले ही डिस्टिंक्ट पर्सन में जा रही हो, आपकी हरियाणा ब्रांच से आप ही की महाराष्ट्र ब्रांच में जा रही हो, फिर भी अगर ये नॉट इन्वॉल्विंग फर्दर सप्लाई, अगर ये वहां जाके फर्दर सप्लाई नहीं होती है, एज लाइक टाटा मोटर्स में भी, टाटा मोटर्स की आपने फ्रेंचाइजी ले रखी है, आप हरियाणा में भी काम करते हैं और महाराष्ट्र, दोनों जगह पे फ्रेंचाइजी है। हरियाणा में आपका स्टॉक बहुत ज्यादा था तो आपने महाराष्ट्र ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया, अब यहाँ से टाटा की कार्स आप सोल्ड करेंगे, तब तो जब ये स्टॉक जाएगा ना, कन्वेंस का मॉडल ही है, तब क्या होगा? फर्दर सप्लाई के लिए जाना है, तब तो जीएसटी की बात होगी, तब तो जीएसटी की बात होगी और सप्लाई की मीनिंग में आएगा। लेकिन जब ये नॉट इन्वॉल्विंग फर्दर सप्लाई ऑफ सच कन्वेंस है, तब इंक्लूडिंग ट्रक हो जो गुड्स लेके जाता हो या पैसेंजर, मतलब आपका टूर और ट्रेवल्स का भी बिजनेस है, तो अगर आप अपने बसों को, जो वाहनों, वो वाहन जो पैसेंजर को लेके जाता है, अगर उसको भी ट्रांसफर करना है तो वो भी बोथ फॉर रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए अगर जाता है, मे बी ट्रीटेड बाबू इंपॉर्टेंट है, नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। ना ही उसको गुड्स बोल सकते हैं और ना ही सर्विस बोल सकते हैं, और जीएसटी तभी आएगा या तो गुड्स हो या तो सर्विस हो। अगर हमने इस ट्रांसफर को बोल दिया कि ना ही ये सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो जीएसटी आ ही नहीं सकता। therefore it will not be leviable of IGST, इसलिए भैया यहाँ IGST की बात नहीं की जाएगी। ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशल केस है, किस लिए? वेरियस मोड ऑफ कन्वेंस के लिए, जो कन्वेंस फर्दर सप्लाई में यूज नहीं किए जाएंगे। ठीक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सर जी पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड है इज अ रिटेल स्टोर ऑफ मर्चेंडाइज लोकेटेड ऑन 25 स्टेट्स यूटीज इन द कंट्री। 25 स्टेट्स में फैला हुआ है, कितना बड़ा बिजनेस होगा इनका। फॉर द पर्पज ऑफ क्लियरेंस ऑफ स्टॉक ऑफ मर्चेंडाइज, अब इनको अपनी टी शर्ट समझते हैं, चलो टी शर्ट, मर्चेंडाइज को हम यहाँ टी शर्ट समझ रहे हैं, टी शर्ट्स के स्टॉक को क्लियर करना है, कहीं ओल्ड मॉडल ना हो जाए, एंड टू अट्रैक्ट कंज्यूमर पीटीएल लिमिटेड लॉन्च स्कीम बाय वन गेट वन फ्री। ओ सर जी आपने तो ये स्कीम्स बहुत जगह देखी होगी, 2 शर्ट पे 3 शर्ट फ्री पाइए फॉर द सेम टाइप ऑफ मर्चेंडाइज, सेम टाइप ऑफ मर्चेंडाइज के ऊपर। ठीक ठीक है। फॉर इंस्टेंस ऑफ वन शर्ट, ओके, टू बी गिवन फ्री विथ परचेज ऑफ वन शर्ट, डिटरमाइन हाउ द टैक्सेबिलिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय वन गेट वन फ्री स्कीम डिटरमाइन करिए। देखो आप एक बात बताओ, यहाँ पे इन्होंने बोला शक्तिमान, ये वाली एक टी शर्ट है, ठीक है सर, क्या ऐसी टी शर्ट बना रहे हो? ठीक है, हम अच्छी वाली टी शर्ट बनाएंगे, चलो फिर से टी शर्ट बनाने की कोशिश, सॉरी, टी शर्ट बनाने की कोशिश की सर, ये एक टी शर्ट है, कैसी टी शर्ट सर? चलो टी शर्ट है, ठीक है, ये टी शर्ट है,
और ये एक टी शर्ट है। इन्होंने क्या कहा कि ये एक पे एक फ्री दे रहे हैं। अब आप एक बात बताओ कि आपको कोई भी टी शर्ट सिंगल में फ्री दे रहे हैं, आपको नहीं नहीं हमको बस फ्री वाली दे दो, हम लेके जाना चाहते हैं घर, है ऐसे नहीं काम चलता है भाई, वो बाहर उठा के फेंक देगा दुकान से। ठीक है, एक टी शर्ट आप बोलो कि सर एक पे एक फ्री है, हमको फ्री वाली दे दो, हम एक का पैसा नहीं देंगे, ऐसे काम नहीं चलता है। देखो अगर कोई कॉमोडिटी, अगर हम किसी स्टॉक को, लेट से कोई स्टॉक अगर हम फ्री में किसी को देते हैं और अगर हम उस स्टॉक पे अज्यूम करो, यहाँ पे हम प्योर बोल रहे हैं अज्यूम, इसका क्वेश्चन से संबंध नहीं है। अगर आपने कोई टी शर्ट परचेज की, ठीक है, और आपने चैरिटी में दे दी, चैरिटी में दे दी, बेगर्स को दे दी, ठीक है, तो क्या होता है बाबू, अगर आपने इस टी शर्ट पे आईटीसी नहीं लिया था, खरीदते समय आईटीसी नहीं लिया है, तो इसको सप्लाई नहीं बनाया जाएगा। ठीक ठीक है, और जीएसटी नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने खरीदते समय आईटीसी ले लिया और फ्री में भी अगर किसी को दे दिया, खरीदते समय आईटीसी ले लिया और फ्री में भी किसी को दे दिया, तो यहाँ पे आपको आईटीसी, सॉरी यहाँ पे आपको जीएसटी लग जाएगा, यहाँ पे आपको जीएसटी लग जाएगा। खरीदते समय आईटीसी ले लिया हो और फ्री में भी किसी को दे दिया हो तो आपको यहाँ पे जीएसटी लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे केस ऐसा नहीं बनता। यहाँ पे जब आप वन विथ अनदर लेते हैं, एक पे एक फ्री, तो आपको एक परचेज करना पड़ता है, एक परचेज करना पड़ेगा। मानते हैं कि एक की कॉस्ट है सर 100 रुपीज, तो यहां माना जाएगा कि ना कि इन दोनों की कॉस्ट आपसे सिंगल प्राइस, इन दोनों का सिंगल प्राइस 100 रुपीज चार्ज किया जा रहा है। और इन दोनों में अगर ये कंपोजिट सप्लाई है तो कंपोजिट सप्लाई के अकॉर्डिंगली टैक्स लग जाएगा। अगर ये मिक्स सप्लाई हो 15% और 18% का, सॉरी 12% 18% का, तो मिक्स सप्लाई के अकॉर्डिंगली टैक्स लग जाएगा। कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाय वन गेट वन फ्री स्कीम, बाई वन गेट वन फ्री स्कीम में कभी भी कुछ फ्री नहीं होता है। एक के साथ एक फ्री जब होता है ना, तो माना जाता है कि एक के कॉस्ट में ही दोनों को बेचा जा रहा है, मतलब सिंगल प्राइस ₹100 दोनों के लिए चार्ज किए जा रहे हैं। ठीक ठीक है सर जी, कुछ इसमें फ्री नहीं माना जाता है। सॉल्यूशन भी पढ़ाएंगे क्या सर आप? अच्छा यहाँ पे ये देखो, ये वाला लाइन हमारा छूट गया था। दस इन द गिवन केस वाला, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये हमने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, एज पर सेक्शन 7(1)(a), the goods or service which is supplied free of cost without any consideration are not treated as supply except in a case of activity mentioned in schedule 1 of CGST Act। छोड़ो, हमने बताया अगर आपको आईटीसी आपने नहीं लिया है परचेज पे, तो आप फ्री में किसी को दे देते हो तो टैक्स नहीं लगेगा, सप्लाई नहीं बनाया जाएगा। अंडर बाय वन गेट वन स्कीम लेकिन क्या होता है, इट मे अपीयर एज फर्स्ट गैलेंस दैट, पहली पहली नजर में देख के पता चलता है कि ये वो केस है जहां ऑफर दिया जाता है बाय वन गेट वन फ्री। मतलब भाई साहब आपको एक तो खरीदना पड़ेगा, बाई सबसे पहले बोल दिया है हमने। ठीक है सर जी, ऑन आइटम ऑफ बीइंग सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसमें कुछ फ्री नहीं जा रहा है, एक के प्राइस में दोनों, मतलब दोनों का प्राइस एक के प्राइस में दे लिया जा रहा है विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो ऐसा नहीं है कि दूसरा विदाउट एनी कंसिडरेशन जाता है। हाउ एवर, यद्यपि इट इज नॉट एन इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ फ्री गुड्स, भाई साहब ये इंडिविजुअल सप्लाई फ्री गुड्स की नहीं है। ये लाइन सबसे काम की, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ फ्री गुड्स, मतलब सर एक टी शर्ट पे एक टी शर्ट फ्री, तो फ्री वाले गुड्स की इंडिविजुअल सप्लाई तो नहीं ना, आप कहो सर फ्री वाली टी शर्ट हमको दे दो और जो पेड वाली वो कोई और खरीदेगा, ऐसा कहीं नहीं होता है नालायक। ठीक ठीक है सर जी, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इंडिविजुअल सप्लाई नहीं है, बट अ केस ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज वेयर अ सिंगल प्राइस इज बीइंग चार्ज फॉर द इंटायर सप्लाई, ऐसा केस है जहां पे दोनों गुड्स के लिए एक सिंगल प्राइस चार्ज किया जाता है। इट कैन बी ट्रीटेड एज सप्लाइंग ऑफ टू गुड्स फॉर अ प्राइस ऑफ वन, तो ऐसा कहा सकता है कि दो गुड्स सप्लाई किए जा रहे हैं एक के प्राइस में। तो इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी, तो भाई साहब टैक्सेबिलिटी ऑफ सच सप्लाई विल बी डिपेंडेंट अपॉन एज टू वेदर, डिपेंड करती है कि द सप्लाई इज अ कंपोजिट सप्लाई, क्या वो कंपोजिट सप्लाई है, मतलब आप दोनों टी शर्ट साथ में बेचते हो, टी शर्ट के साथ दोनों टी शर्ट साथ में बेच रहे हो, कंपोजिट भी नहीं कह सकते इसको तो, क्योंकि दो टी शर्ट साथ का कोई कंपोजिट नहीं होता है। टैबलेट के साथ चार्जर बेच रहे हो एंड ऑल दैट कुछ भी, और मिक्स सप्लाई है, आप जूसर के साथ चप्पल बेच रहे हो, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है मिक्स सप्लाई है जैसी भी है उसके अकॉर्डिंग, एंड द रेट ऑफ शैल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली टोटल वैल्यू पे रेट लग जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर जी, हमको तो क्लियर हो गया है। जीएसटी पढ़ाने में भी मजा आ रहा है, लेकिन इनकम टैक्स की बात ही अलग होती है सर जी, जहां हम लोग पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन लगा लगा के पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को आइए, एस सन्स विशेष टू स्टार्ट सप्लाइंग लिकर, लिकर को सप्लाई करना चाहता है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। लिकर, पीले पीले ओ मोरे राजा, किस पिक्चर का गाना है जल्दी बताना, तिरंगा का है दोस्तों। चलो, तो एस एंड सन्स क्या करते हैं, लिकर सोल्ड करना चाहते हैं लिकर का व्यापार कर सके तमिलनाडु के अंदर। ठीक ठीक है सर जी, लेकिन इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, देयरफॉर इट अप्लाइज फॉर द लाइसेंस फॉर सेलिंग लिकर टू द तमिलनाडु गवर्नमेंट। ओके, इन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट को लिकर के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। फॉर इट हैज चार्ज स्पेसिफिक फी फ्रॉम इट,
एग्जामिन वेदर द ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट टू एस एंड सन्स क्वालिफाइज एज सप्लाई। देखो क्या होता है, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु या कोई भी स्टेट हो, आज भी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वाली चीज स्टेट्स के हैंड में है। किसके हाथ में? स्टेट। स्टेट ही इसका लाइसेंस भी देती है। तो भाई साहब जब इस अल्कोहल पे ही, आपको इतना तो पता है, अल्कोहल पे जीएसटी की बात नहीं होती है, ठीक है सर जी, हाँ हमें पता है जीएसटी की बात अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे नहीं की जाती है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल है जो जाता है और लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, लाइसेंस के लिए क्या क्या अप्लाई किया, तो उसने कुछ फी भी पेड की, अज्यूम करिए 10,000 रुपए फी पेड करता है। तो मजे की बात ये आ गई है कि अब ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नोटिफिकेशन में आया था। मजे की बात ये है कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लाइसेंस के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। इररिस्पेक्टिव, ये इररिलेवेंट बनता है, इररिलेवेंट कहा जाएगा कि अदर लाइसेंस अगर देते हैं, जैसे मान लो 2G 3G 4G स्पेक्ट्रम का जो लाइसेंस है, अदर लाइसेंसेस की जो फीस होती है ना, उस पे तो जीएसटी लगता है सर। लेकिन सबसे मजे की बात है, न अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी लगेगा, न उसके लाइसेंस की फीस पर जीएसटी आता है। ये एक स्पेशल केस है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार के टैक्सेस की बात नहीं की जाएगी। देखिए, सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, जो गवर्नमेंट, तमिलनाडु की गवर्नमेंट आपको सर्विस दे रही है भाई, तमिलनाडु गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देने की सर्विस दे रही है ना, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने आपको अल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस जो दिया है, ठीक, हैव बीन नोटिफाइड टू बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस। भैया न उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है और ना ही इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। जो गुड्स भी नहीं है और सर्विस भी नहीं है, वहां जीएसटी तो आ ही नहीं सकता सर जी। ठीक है सर जी, ऑफ सर्विस, ठीक है। सच लाइसेंस इज ग्रांटेड अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फी और एप्लीकेशन फी और वॉट एवर नेम कॉल्ड। भाई लाइसेंस फी के नाम से लो, एप्लीकेशन फीस के नाम से लो, या किसी भी नाम से लो, बेवड़ा फीस नाम से ले लो, कोई मतलब नहीं हमें, किसी भी नाम से बोल दो। दिस स्पेशल dispensation is applicable only to supply of service by way of grant of liquor license। भैया ये सिर्फ, ये जो है ना, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नाइदर नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब लाइसेंस देने को न सप्लाई ऑफ गुड्स माना है न सप्लाई ऑफ सर्विस माना है, ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ओनली लिकर के लिए ही है, लिकर लाइसेंस के लिए ही है, बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज एन एग्रीमेंट बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल। भैया लिकर के ऊपर लाइसेंस फीस जो है उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन ये बात एप्लीकेबल नहीं होती है, हैज नो प्रेसिडेंस वैल्यू इन रिलेशन टू ग्रांट ऑफ अदर लाइसेंस। भैया कोई आप ना, मैंने बोला ना 2G 3G स्पेक्ट्रम अगर लेते हो तो उसके लाइसेंस के लिए आप ये दलील नहीं दे सकते, उसके लिए आप आर्ग्यू नहीं कर सकते कि भैया लिकर के लाइसेंस पे या तो आप उसको सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस नहीं बोलते हो, तो मेरे 2G स्पेक्ट्रम या 3G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस को भी मत बोलो, इस पे भी जीएसटी मत लगो। यहाँ पे आप ये दलील नहीं दे सकते हैं। हैज नो precedence value in relation to grant of other licenses and privilege for fee in other situation whether GST is payable। अदर कहीं किसी फीस पे अगर जीएसटी लग रहा है तो वहां पे भाई साहब जीएसटी का पेमेंट होगा ही होगा, लेकिन लिकर लाइसेंस की फी पे कोई जीएसटी की बात नहीं की जाएगी। दस, इसलिए it is the given case the grant of alcoholic liquor license by the Tamil Nadu government to S is neither a supply of goods nor a supply of service। इसलिए भाई साहब जो लाइसेंस की सप्लाई हुई है ना वो गुड्स की मीनिंग में आया है और ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस की मीनिंग में आया है, इसलिए जीएसटी तो लग ही नहीं सकता है। इज इट क्लियर? यस सर क्लियर है। देखो यहाँ पे जीएसटी के अंदर क्वेश्चंस बहुत कम है आपके आईसीएआई मॉड्यूल के। देखो हम तो देख रहे हैं भाई आईसीएआई मॉड्यूल में क्वेश्चन बहुत कम है, अगर आप देखो आपके इनकम टैक्स के बेस में 200 से भी ज्यादा 200 से भी ज्यादा क्वेश्चन है, वेरियस वैरायटी के क्वेश्चन है, सब कुछ क्वेश्चन में दे दिया उन्होंने। जीएसटी में क्वेश्चंस का वॉल्यूम थोड़ा कम है इसलिए टाइम भी कम लगेगा। चलो इसी तरीके से अब जीएसटी का आपका बहुत से बच्चों की क्वेरी है जीएसटी कैसे पढ़ें, हमने आपको पढ़ा के दिखा दिया जीएसटी आपको कैसे करना है। आप जीएसटी को कंप्लीट करिए और इनकम टैक्स में अगर कोई क्वेरी आती है तो आप आराम से हमारे ऐप अचीवमेंट सीए से इनकम टैक्स की अभ्यास की क्लासेस को भी अवेल कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी रीडिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हेलो एवरीवन, आपको इन YouTube वीडियोस के नीचे आपको एक लिंक दिखा होगा सोशल के नाम से, आर्ट सोशल वर्क, जिसमें मेरी आइडियोलॉजी के बारे में कुछ लिखा होगा। इफ आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप उस वीडियो के थ्रू जाके उस लिंक को एक बार देखिएगा और पढ़िएगा कि उस एक लिंक के अंदर हमने क्या डिस्क्राइब करके कुछ लिखा हुआ है। टेक केयर, बाय बाय एंड आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए।